मैं जब घर पे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखता हूँ तो उनमें 3 वायर होते हैं। 2 वायर तो मैं समझ कर रहा हूँ कि ये 2 वायर जो होते हैं वो पावर स्टेशन से घर तक मेरे इलेक्ट्रिसिटी को लेके आ रहे हैं, लेकिन ये तीसरा वायर क्यों है? क्या किसी बॉडी को चार्ज करने का सिर्फ यही तरीका है कि उसको किसी दूसरी बॉडी से रब कर दिया जाए? क्या इसके अलावा और कोई तरीका और कोई रास्ता है ही नहीं? एक सॉकेट के अंदर जब लोहे की रॉड डाल के स्विच खोल दिया जाए और उस लोहे की रॉड को पकड़ा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि इंस्टेंट बाल खड़े हो जाएंगे, और ज़्यादा देर तक पकड़ लिया तो आप RIP भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसी सॉकेट के अंदर एक लकड़ी की रॉड डाली जाए, स्विच खोल दिया जाए तो कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? पिछली क्लास में मैंने देखा कि जब एक कंघे को रब किया जाए सर के ऊपर और उसको पास लेके आया जाए टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास तो वो अट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? क्या जब मैं एक बॉडी को चार्ज करूंगा तो क्या ये ज़रूरी है कि उसके अंदर मास का चेंज आएगा? क्या एक चार्ज बॉडी दूसरी सेम तरह की चार्ज बॉडी को हमेशा रिपेल ही करेगी? क्या फिजिक्स सच में उतनी मुश्किल है जितनी मैं सोच रहा हूँ? अगर आप इन सारी बातों का जवाब चाहते हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आइए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका टीचर सैयद फुरकान हुसैन। आप सबने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उन ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर 3 तरह के वायर होते हैं। पहला वायर होता है लाइव वायर, दूसरा वायर होता है न्यूट्रल वायर और तीसरा वायर होता है जिसे हम अर्थिंग वायर या फिर ग्राउंड वायर कहते हैं। कुछ लोग सवाल करेंगे सर ज़रूरी नहीं है सर, कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जिनमें सर 2 ही वायर होते हैं। सर एग्जाम्पल है हमारे पास, आप हमें झुटला नहीं सकते सर, हम आज के ज़माने के बच्चे हैं। सर हमारे घर में चार्जर है सर, चार्जर में 2 पिन होते हैं सर, ओनली 2, नो 3rd पिन। हाँ तो भाई 2 तरह की अप्लायंसेस हो गई। हमारे आजकल के बच्चे सच में बहुत समझदार हैं। हाँ सर कि हाँ कुछ डिवाइसेस हैं जिनमें 2 पिन है, लेकिन कुछ डिवाइसेस हैं जिनमें 3 पिन है। आप अमूमन ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर 2 पिन होते हैं वो डिवाइसेस वो होती हैं जो कम पावर रेटिंग पे ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन वो डिवाइसेस जो ज़्यादा पावर रेटिंग पे ऑपरेट कर रही होती हैं उनके अंदर 3 वायर्स होते हैं। पहला वायर होता है लाइव वायर, दूसरा वायर होता है न्यूट्रल वायर। इन 2 वायर का काम होता है पावर स्टेशन से घर तक बिजली लाने का। ये जो तीसरा वायर है ये काहे के लिए है? काहे के लिए? हमारे पैसे खर्च करवाए हैं सर, क्यों ये तीसरा वायर देकर रखा हुआ है? सबर। इस तीसरे वायर का मेन काम यह है कि ये आपको और उस डिवाइस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब सवाल उठता है सर सेफ्टी कैसी और सेफ्टी क्यों? क्यों नीड एन आंसर। जब लाइव वायर खुदा ना खास्ता आपकी अप्लायंस के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये लाइव वायर एक्स्ट्रा चार्ज आपकी अप्लायंस पे छोड़ देगा। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज आपकी अप्लायंस पे छोड़ेगा ये एक्स्ट्रा चार्ज उस अप्लायंस के लिए भी खतरनाक होगा और तेरे लिए भी खतरनाक होगा। तुझे और उसे इधर तुझे मतलब आपको और उस अप्लायंस को, आप दोनों को सेफ्टी की ज़रूरत है। तो अर्थिंग वायर इसके अंदर लगाया जाता है। अर्थिंग वायर एक लो रेजिस्टेंस का वायर होता है जो कि इस अप्लायंस से एक्स्ट्रा चार्ज जो बन गया है वो ले जाके अर्थ को दे देता है। ये वायर अर्थिंग वायर होता है, ये काम होता है अर्थिंग वायर का, और ये फेनोमेना, ये प्रोसेस कहलाता है अर्थिंग। तो अर्थिंग क्यों करी जाती है? एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस के लिए। अर्थिंग की डेफिनेशन क्या होगी? तो अर्थिंग की डेफिनेशन ये होगी द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस चार्ज फ्रॉम द अप्लायंस टू द अर्थ बाय अ लो रेजिस्टेंस वायर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थ। जवाब नंबर 2। तो जो दुनिया में हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं वो 4 प्रकार से डिवाइड करे गए हैं बेस्ड अपॉन देयर इलेक्ट्रिक बिहेवियर या फिर बेस्ड अपॉन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 बिहेवियर जिस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, पहला है कंडक्टर्स, दूसरा है इंसुलेटर्स, तीसरा है सेमीकंडक्टर्स और चौथे हैं सुपर कंडक्टर्स। पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स, तीसरा सेमीकंडक्टर, चौथा सुपर कंडक्टर। यू नो सुपरमैन, दिस इज सुपर कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दें और उसके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन दें। ऐसी चीजें कंडक्टर्स की कैटेगरी में आती हैं। याद रखना, इन कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में मिलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखो भाई, हमने पिछली क्लास के अंदर देखा है कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इमोबाइल होते हैं, ये अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते। अपनी जगह छोड़ के जो जा सकते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स।
आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये इलेक्ट्रॉन्स उस अट्रैक्टिव फोर्स को जो कि न्यूक्लियस और इनके बीच में एग्जिस्ट कर रही है उसको तोड़ के भाग सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इन फोर्सेस को तोड़ के भाग सकते हैं या भाग जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंस में पाए जाते हैं कंडक्टर्स के अंदर, याद रखना। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स वजह बनते हैं कंडक्टिविटी की। हर मेटल एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। एवरी मेटल इज अ गुड कंडक्टर। इन सारे मेटल्स के अंदर सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर। क्या होते हैं इंसुलेटर? वो मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर्स के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा कम या ना की कैटेगरी के अंदर होते हैं। इंसुलेटर का एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पता होगा, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ये बैड कंडक्टर या इंसुलेटर की कैटेगरी है। तीसरा है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। सर ये कैसे हो सकता है सर? ये ऐसे होता है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी होती है लो एट लो टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये कंडक्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। सर ये होता कैसे है? इसके लिए हमारी 12th की फिजिक्स का एक यूनिट है जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा दोस्त। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर के हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन। सर ये तो 14 ग्रुप के एलिमेंट लग रहे हैं सर, कार्बन फैमिली वाले। हाँ यू आर राइट, ये वही है। अगली कैटेगरी है सुपर कंडक्टर। यू नो सुपरमैन, सुपर कंडक्टर। क्या होते हैं सुपर कंडक्टर? सर जो कंडक्टर से ऊपर होगा वही सुपर कंडक्टर होगा। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस 0 हो जाए। अब सर रेजिस्टेंस 10वीं में पढ़ा था सर, थोड़ा सा याद है सर, थोड़ा सा याद है, तो बहुत सारा नहीं है। रेजिस्टेंस होता है भाई जब किसी बॉडी के अंदर से चार्ज फ्लो करने की कोशिश करता है, करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, तो वो बॉडी उस चार्ज के फ्लो को या उस करंट के फ्लो को रोकती है, अपोज करती है। ये अपोजिशन रेजिस्टेंस कहलाता है। वो चीज़ें जिनमें ये अपोजिशन, ये रेजिस्टेंस 0 हो जाए वो सुपर कंडक्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। एल्यूमिनियम 1.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। और मॉडर्न स्टडी ये बताती है कि कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 केल्विन तक लाया जा सकता है कि 100 केल्विन पे भी एल्यूमिनियम सुपर कंडक्टर रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है। सर क्या सर? वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर पे तो वो चार्ज उस पर फैल जाता है, लेकिन जब आप चार्ज देंगे किसी इंसुलेटर पे तो वो चार्ज उतनी ही जगह के अंदर रहेगा। सवाल नंबर 3 है कि क्या किसी चीज को चार्ज करने का एक तरीका सिर्फ रबिंग है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? किसी भी चीज को चार्ज करने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है रबिंग, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा रास्ता है इंडक्शन और तीसरा रास्ता है कांटेक्ट। पहला रबिंग, दूसरा कांटेक्ट, तीसरा इंडक्शन। एक एक करके मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको रबिंग बता देता हूं, फिर से एक दफ़ा रिवीजन करा देता हूं। रबिंग क्या होती है? रबिंग कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है? जब आप किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाके इन दोनों बॉडीज़ को रब करते हैं तो क्या होता है? जब आप किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाके रब करते हैं, ज़रा बात समझिए। पहले ये दोनों बॉडी अलग अलग थी, अभी कांटेक्ट में नहीं आई हैं, अभी मैंने रब नहीं किया है। इसके पास इसके एटम से, इसके पास इसके एटम से। याद रखिए दोनों बॉडी अलग अलग हैं, ये बॉडी एक तरह की नहीं है। मान लीजिए एक सिल्क है तो एक ग्लास है, एक वुल है तो एक एबोनाइट है। तो याद रखिए आप। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी अलग अलग हैं, यानी कि इनके एटम अलग अलग होंगे, यानी कि वो फोर्सेज जो इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी वो अलग अलग होगी। सर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होंगे। हाँ, आई एम ट्राइंग टू से दिस ओनली। यू हैव लर्न दिस इन केमिस्ट्री लास्ट ईयर। व्हाट आर यू टॉकिंग? तो भाई जब हम इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, ज़रा बात समझिए कि इस बॉडी के न्यूक्लियस ने इस बॉडी के लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से खींचा है, इस बॉडी के न्यूक्लियस ने इसके लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से खींचा है।
है ना। जाहिर बात है कि ये एटम्स अलग अलग हैं, तो जो फोर्स इनके के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में ऑपरेट कर रही होंगी इन दोनों के, वो भी अलग अलग होंगी। जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं और इन दोनों को रब करते हैं, ज़रा बात समझिए, जब तक आप इन दोनों को कांटेक्ट में ला के रब नहीं करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। कोई भी बॉडी एक दूसरे के ऊपर आप रख दें, उनको 200 साल तक रखी रहने, दोनों बॉडी चार्ज नहीं होंगी। याद रखिएगा, इन दोनों बॉडी को चार्ज करना है तो यहाँ रब जरूरी है, रब करना जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करके रब करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनता है फ्रिक्शन, जो इनके इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी देता है जो कि ट्रांसफर के काम में आती है। जब मैं इन दोनों बॉडी को पास लाया और मैंने किया इन दोनों बॉडी को रब, तो जाहिर बात है एक न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को और एक कंपैरेटिवली कम होगा। तो होगा क्या, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी वो दूसरे वाले के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और जिसकी कम होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। इस तरह से एक के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन्स घट जाते हैं। अब तक ये था कि जितने प्रोटॉन एक एटम में थे उतने ही इलेक्ट्रॉन एक एटम में थे। जो चार्ज एक प्रोटॉन पे था उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे था। हुआ ये कि प्रोटॉन, मान लीजिए प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, इलेक्ट्रॉन एक के बढ़ गए, जिसके बढ़ गए उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके घट गए उसका नेगेटिव चार्ज घट जाता है, उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव बन जाता है। ये बात हम पिछली क्लास में भी करके आए थे और यही बात मैं आज की क्लास में भी बोल रहा हूं। दूसरा तरीका है कांटेक्ट। कांटेक्ट में क्या होता है, हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं। जब हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो इस चार्ज बॉडी से जो चार्ज होता है वो अनचार्ज बॉडी पे चला जाता है। अब आप ये समझना चाहेंगे सर ये कैसे चला जाता है खुद ब खुद, है ना। एक तरीका तो मैं आपको पोटेंशियल का बताऊंगा जो थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन एक तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी है, ये बॉडी चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, और ये एक बॉडी है जो अनचार्ज है। मैं इस बॉडी के ऊपर इस बॉडी को लेके आया, ठीक है नहीं ठीक, तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से होगा क्या, इस पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, और उससे साइड वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों नेगेटिव में क्या रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। जब रिपल्शन होगा तो ये नेगेटिव कहेगा हाँ तुम दूर रहो, वो कहेगा हाँ तुम दूर रहो, तो होगा क्या, रास्ता ढूंढेंगे दूर जाने का। अगर मान लीजिए दो लोगों में लड़ाई चल रही है और एक घर के अंदर वही दो लोग हैं, एक कमरे में दोनों रुकना पसंद नहीं करेंगे, दोनों ये चाहेंगे अगर मैं एक रूम में हूं तो दूसरा दूसरे रूम में रहे, वो एक रूम में नहीं रुकेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी चार्ज होगा, वो एक जगह रुकने की कोशिश नहीं करेगा, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। ये है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। और तीसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों के अंदर, वो है इंडक्शन। अब इंपॉर्टेंट होने की वजह सुन लो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मेथड से आप किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी की मदद से चार्ज कर सकते हो बगैर उस चार्ज बॉडी पे जो चार्ज है उस चार्ज को गवाए। दूसरी वजह जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक चार्ज बॉडी से कई अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इंडक्शन क्या होता है और इंडक्शन से हम किसी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, ये सवाल उठता है। इंडक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो हम और आप पढ़ रहे थे इंडक्शन, तो भाई इंडक्शन पढ़ने के लिए हमें पेपर और पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब भाई जिस तरीके से आप घर में हैं उसी तरीके से मैं भी घर में हूँ, और जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज से मैं आपके लिए बेस्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा मैं आपके लिए जो वीडियोस लाने वाला हूँ वो वीडियोस पेपर और पेन पे तो नहीं हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो इंडक्शन पे वापस आ जाएं हम यहाँ इंडक्शन को देखने वाले हैं कि इंडक्शन से हम किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज करेंगे। अब ज़रा बात समझिए, यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग प्लेट ली हुई है जो कि हमने यहाँ मेटल की मानी है, और जो कंडक्टिंग प्लेट एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखी हुई है। इसके बाद इस कंडक्टिंग मेटल प्लेट को चार्ज करने के लिए हम यहाँ पे लेके आए एक नेगेटिवली चार्ज रॉड। जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस मेटेलिक प्लेट के पास आएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये रॉड मेटेलिक है और मेटल के पास अबंडेंट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो रॉड आप लाए हैं ये भी नेगेटिव है। सेम चार्ज कभी भी दोस्त नहीं होंगे, रिपल्शन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को करेगा रिपेल, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट में थे वो कहेंगे भागो, वो कहेंगे ये अपना दोस्त नहीं है, तुमसे हमारी दोस्ती नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, और ये भाग जाएंगे और जाके दूसरे एंड पे अक्यूमुलेट होने लगेंगे। आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक एंड की तरफ भाग रहे हैं तो इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज बनने लगेगा।
तो हमने देखा है कि इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज बनने लगेगा, लेकिन क्योंकि इस एंड से नेगेटिव चार्ज भागा है तो जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे बनने लगेगा। जाहिर बात है जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ से उधर भाग के गया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। इसके बाद सर ये हो गई चार्जिंग सर, इसका मतलब है ना सर, है ना। जब आप ये रॉड हटाएंगे ना सर तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा सर, वापस जीरो आएगा आंसर। सर ये चार्ज नहीं हुआ अभी, कहीं मत जाइए, रुक जाइए, नहीं हुआ चार्ज। इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए कि जितना नेगेटिव चार्ज इस एंड पे बना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे बना है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द वन एंड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द अदर एंड। इसके बाद में इस प्लेट के ऊपर एक नेट चार्ज डेवलप करने के लिए मैंने इस तरफ करा दी अर्थिंग। अब यहाँ दो सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। पहला सवाल ये उठ रहा होगा सर आपने अर्थिंग करा दी, अर्थिंग से सर ये होगा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, यानी कि सर ये यहाँ से चार्ज अर्थ पे चला जाएगा। सर लेकिन यहाँ से ही चार्ज क्यों जाएगा, यहाँ से क्यों नहीं जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि सर इसी एंड पे अर्थिंग क्यों कराई है, इस एंड पे अर्थिंग क्यों नहीं कराई। अब आप ज़रा बात समझिए कि जब मैंने अर्थिंग कराई है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास एक अट्रैक्टिव फोर्स इस नेगेटिव चार्ज ने लगा के रखी हुई है। ये अट्रैक्टिव फोर्स जो इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज पे लगा के रखी हुई है, ये अट्रैक्टिव फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज को तो रोक लेगी, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को रोकने वाला कोई नहीं है। ये कहेगा अब इस दुनिया में अपने लिए कोई नहीं बचा, ये निकल लेगा अर्थ में, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। आप बात समझ सकते हैं कि इस पॉजिटिव को रोकने के लिए ये नेगेटिव यहाँ पे था, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई नहीं था, इस वजह से ये अर्थ में चला गया। अगर आप इस एंड पे अर्थिंग करा देते तो यहाँ से भी ये चार्ज चला जाता और ये चार्ज भी चला जाता। इस वजह से इस एंड पे अर्थिंग कराई गई है, ना कि इस एंड पे। दूसरी कंडीशन कि ये चार्ज क्यों नहीं गया, तो ये आपको पता चल गया होगा कि इस नेगेटिव चार्ज ने इसको फोर्स लगा के रखा हुआ है, जिस फोर्स ने इसको रोक के रखा है, जिस वजह से ये अर्थ में नहीं जाता। तो थोड़ी देर बाद सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से अर्थिंग को हटा दिया। जब आप अर्थिंग को हटा देंगे तो कुछ इस तरह का फिगर आपके सामने आएगा। जब आप यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को हटा देंगे तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपकी प्लेट कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। तो सर ये बात थी हमारी इंडक्शन की। तो सर आप इस बात से हमें ये बताना चाह रहे थे कि जितना नेगेटिव चार्ज हम लेके आए थे उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम क्यू चार्ज लेके आए थे तो इंडक्शन की वजह से जो चार्ज बना होगा सर वो बनेगा, इंडक्शन की वजह से वो बनाएगा जो चार्ज वो माइनस क्यू बनाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल है जिसका जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब एक चार्ज क्यूब लाया जाएगा तो वो माइनस क्यू बनाता है, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप मेटल की बात कर रहे हैं। अगर आप मेटल की बात नहीं कर रहे, आप दूसरे किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो वो माइनस क्यू बनाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो सर वो कितना बनाएगा फिर? तो अगर कोई दूसरा मेटल लेके आया जाएगा तो जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज इंड्यूस के लिए, वो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस 1/K, लेकिन ये आएगा यहाँ पे माइनस का। अब सवाल उठता है कि ये Q डैश क्या है, ये Q क्या है और ये K क्या है। Q डैश वो चार्ज है जो किसी मटेरियल पे इंड्यूस होगा, ये Q वो चार्ज है जो लेके आया गया था, और ये K क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। इस K के बारे में अभी मैं आपसे ये कहूँगा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी सब्सटेंस के लिए। ये क्या होता है, ये कहाँ से आया, इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको हम 2 वीडियो बाद जान जाएंगे। तो Q डैश हमारा इंड्यूस चार्ज था और Q वो चार्ज था जो हम लेके आए थे इंडक्शन कराने के लिए। लेकिन आप बात याद रखेंगे कि जो चार्ज आप इंड्यूस कराने लाए थे उससे उल्टा चार्ज बनेगा जो कि माइनस का साइन दर्शाता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाए थे तो जो Q डैश बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अगर मान लीजिए आप नेगेटिव चार्ज लाए थे तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और जो Q डैश आएगा, जो इंड्यूस चार्ज आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। तो भाई मैं इसको ज़रा ऊपर करके ले रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिए। तो एक कॉम किस तरह टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सोचने वाली बात यह है कि जब आप कॉम को रब कर रहे हैं तो हाँ ये समझ में आ रहा है कि कॉम चार्ज हो गया, लेकिन एक बात आप सोचिए कि वो टाइनी बिट्स ऑफ पेपर चार्ज नहीं है। तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक चार्ज कॉम किस तरीके से
अनचार्ज पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सोचने वाली बात ये है। तो आइए चलिए हम देखेंगे कि किस तरह एक चार्ज कॉम अट्रैक्ट करेगा अनचार्ज बिट्स ऑफ पेपर को। तो भाई जब हम एक कॉम को अपने सर के ऊपर रब करते हैं तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हमारे हेयर में होते हैं वो इस प्लास्टिक के कॉम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि हेयर से इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब में चले जाते हैं। कॉम्ब के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, कॉम्ब पे नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब हम इस नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब को अनचार्ज बिट्स ऑफ पेपर के पास लाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पेपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब से रिपेल होंगे और दूसरी तरफ गैदर होने लगेंगे, अक्यूमुलेट होने लगेंगे और इस एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेगा। आप देख सकते हैं मामला कुछ इस तरह से आपके सामने बन के निकलेगा। अब भाई एक पॉजिटिव चार्ज है बिट्स ऑफ पेपर पे और एक नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड के ऊपर है इसके। अब क्या होगा, अब ज़रा देखिए आगे। यहाँ पे दो फोर्सेस ऑपरेट करेंगी। जो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव में ऑपरेट कर रही है वो F1 है और जो फोर्स नेगेटिव में ऑपरेट कर रही है वो F2 है। आप देख सकते हैं F1 वाली जो फोर्स है वो कम डिस्टेंस पे ऑपरेट कर रही है और F2 वाली फोर्स ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑपरेट कर रही है। अभी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको इसके बारे में बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है। अब हम आगे लेके चलेंगे। जिस तरीके से आपने पिछले साल ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ी थी कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। जिस तरीके से आप डिस्टेंस बढ़ाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाती है, उसी तरीके से डिस्टेंस बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी घट जाती है। हमने साफ देखा है कि जो डिस्टेंस F1 का है और जो डिस्टेंस F2 का है वो अलग अलग हैं। F1 का डिस्टेंस कम है, F2 का डिस्टेंस ज़्यादा है। ये सीधा सीधा ये बताता है कि F1 बड़ी है और F2 छोटी है। F1 अट्रैक्टिव है, F2 रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव फोर्स बड़ी है, रिपल्सिव फोर्स छोटी है, तो जो हमें नेट फोर्स मिलेगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और यहाँ पे ये बिट्स ऑफ पेपर कॉम की तरफ खींचे चले आएंगे। तो अगला जवाब, जब एक बॉडी चार्ज्ड होती है तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, कहीं से ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो आप समझ सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन घट गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए हैं। एक बॉडी पे चार्ज का आना, नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, यही दर्शाता है कि इसके अंदर से एक्सचेंज हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है, कम होता है लेकिन होता है, यानी कि जब एक बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा तो उसका मास चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और उसका मास बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और उसका मास घट जाएगा। तो अगला जवाब कि क्या हमेशा सेम तरह की बॉडी रिपेल ही करेंगी, क्या ये कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकती? ये बात सच नहीं है दोस्त। सेम तरह की चार्ज बॉडी अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। इसको समझने के लिए हमें वापस पेन और पेपर पे आना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये होगा कैसे। मान लीजिए मैंने एक बॉडी पे चार्ज लिया प्लस का Q जो कि बहुत बड़ा है और एक बॉडी पे चार्ज लिया प्लस का स्मॉल q जो कि बहुत छोटा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि प्लस का Q है बहुत ज़्यादा बड़ा और प्लस का Q है बहुत ज़्यादा छोटा इसके कंपैरिजन में। अब ज़रा बात समझना, अगर ये प्लस का Q बहुत बड़ा है तो यहाँ पे जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचे नहीं चले आएंगे और यहाँ पे इस एंड के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। इसी तरीके से इस एंड के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। आप समझ सकते हैं कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑपरेट करेगी और इसी तरीके से इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में भी एक फोर्स ऑपरेट करेगी। हमने कहा कि ये फोर्स F1 है और हमने कहा ये फोर्स F2 है। हम समझ सकते हैं कि ये दूरी ज़्यादा है और ये दूरी कम है। ये दूरी ज़्यादा है तो ये फोर्स कम होगी और ये दूरी कम है तो ये फोर्स ज़्यादा होगी। हम यहाँ बात समझ सकते हैं कि F1 जो आएगा वो बहुत बड़ा आएगा F2 से। F1 फोर्स है जो एग्जिस्ट कर रही है पॉजिटिव और नेगेटिव में, यानी कि F1 जो फोर्स है हमारी वो है अट्रैक्टिव। और F2 जो फोर्स है हमारी वो है रिपल्सिव।
आप समझ सकते हैं यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बड़ी है और रिपल्सिव फोर्स छोटी है, यानी कि जो नेट देखने को मिलेगा वो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन तब जब एक पे चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा हो दूसरे के कंपैरिजन में। तो भाई साहब, क्या आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया? सर एक बचा है सर, क्या फिजिक्स सच में इतनी मुश्किल है? तो भाई आप इन सारी बातों का जवाब जान के ये यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे कि फिज़िक्स मुश्किल नहीं है, फिज़िक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और अगर इस टेक्निकल सब्जेक्ट को एक सही इंसान पढ़ा रहा है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने 6 सवालों का जवाब जाना है। पहला हमने जाना अर्थिंग क्या होती है, फिर हमने जाना कितने मेथड्स हैं चार्ज करने के, तीसरा हमने जाना कि मटेरियल को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, चौथा हमने जाना कि किस तरीके से एक कॉम टाइनी पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पांचवा हमने ये जाना कि क्या चार्ज करने से किसी बॉडी पे मास बदलता है, और छठा और लास्ट हमने ये जाना कि क्या दो सेम तरीके की चार्ज बॉडीज एक दूसरे को हमेशा रिपेल करती हैं या फिर अट्रैक्शन भी आ सकता है किसी केस में। ये 6 सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो अगली वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आने जा रहा हूँ वो वीडियो होगी चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ आपको बताएगी। तो स्टे ट्यून्ड। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको घंटी बजा के बताए।